नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में हुए तथाकथित शराब घोटाले की आंच अब धधकने लगी है। जांच की आंच पहले अधिकारी, नेता, उद्योगपतियों तक पहुंची, अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे तक पहुंच चुकी है। मसलन ये कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हो गई। ईडी ने 5 दिन का रिमांड मांगा, कोर्ट ने रिमांड दे दिया। ईडी का कहना है कि कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो प्रमाणित करते हैं कि चैतन्य बघेल इस पूरे घोटाले में शामिल थे। अब फर्दर जब जांच होगी तब और भी परतें खुलेंगे। लेकिन सवाल ये कि सियासी गलियारों में इस गिरफ्तारी का असर क्या होगा, और आज जो हंगामा बरपा भिलाई से लेके ईडी दफ्तर से लेके कोर्ट परिसर तक, इसके मायने और मकसद क्या। आज इसी गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की आंच इतनी तेज है कि भूपेश बघेल के बंगले तक धुआं पहुंच गया है। पिछले 5-6 महीनों में ईडी ने दूसरी बार भूपेश बघेल के घर पर दबिश दी, लेकिन इस बार निशाने पर पूरी तरह बेटे चैतन्य बघेल रहे। लगभग 6 घंटे की जांच पड़ताल के बाद शराब घोटाले मामले में चैतन्य बघेल को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश कर 5 दिन की रिमांड में लिया गया। इधर विपक्षी दल यानी कांग्रेस ने सदन से लेकर सड़क तक खूब प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस NSUI के कार्यकर्ताओं ने ईडी के साथ साथ केंद्र सरकार के खिलाफ सड़क पर कई घंटे हंगामा किया। ये वही शराब घोटाला है जिसमें पूर्व मंत्री कवासी लखमा समेत दर्जन भर आरोपी जेल में निरुद्ध हैं। तड़के सुबह 6 बजे पूर्व सीएम भूपेश बघेल निवास पहुंची ईडी। शराब घोटाला मामले में भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार। पिछली बार भूपेश बघेल के तो इस बार बेटे चैतन्य बघेल के जन्मदिन पर ईडी की दस्तक। ईडी के चैतन्य बघेल पर आरोप शराब घोटाले में बड़ा हिस्सा पहुंचता था। गिरफ्तारी की सूचना पर कांग्रेस विधायकों ने किया विधानसभा में सदन की कार्रवाई का बहिष्कार। विधानसभा सदन से लेकर राजधानी की गलियों तक कांग्रेस ने जताया कार्रवाई का विरोध। सदन की कार्रवाई के बहिष्कार के बाद बीजेपी ने विधवा विलाप का लगाया आरोप। पूर्व सीएम भूपेश बघेल बोले, जो भी भाजपा के खिलाफ आवाज उठाएगा उसका हश्र ऐसा ही होगा। शराब घोटाले मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा पर जांच की आज से पहले ही कांग्रेस आक्रोशित थी। अब चैतन्य बघेल भी ईडी के रडार पर आ गए हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत नेता प्रतिपक्ष और कई कांग्रेस नेता 2 बार रायपुर की स्पेशल कोर्ट भी पहुंचे। चैतन्य बघेल की 5 दिन की रिमांड के बाद सियासत और तेज हो गई है। 10 मार्च से लेके आज तक एक बार भी नोटिस नहीं दिया गया, एक बार भी पूछताछ नहीं किया गया, और आज सीधे घर में सर्च वारंट लेके आए और गिरफ्तार करके ले आए। कायदे कानून नाम की कोई चीज नहीं है। आज ही नेता प्रतिपक्ष द्वारा विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव मूव किया गया था, और वो दबाने के लिए इस प्रकार से हथकंडे अपनाए गए हैं। ये संदेश देने की कोशिश उसका हश्र चैतन्य बघेल जैसे होगा। भूपेश बघेल को दबाने के लिए इस प्रकार से हथकंडे अपनाए गए। कांग्रेसी न दबने वाले हैं न डरने वाले हैं। कि तमनार में जो पेड़ कटाई का विषय लेके उन्होंने बहिर्गमन किया है, ये उनके कार्यकाल के कुकर्मों में से एक कुकर्म है। विधवा विलाप करने की आदत भूपेश बघेल जी और उनके पूरे कांग्रेस के चाटुकार विधायकों को आदत पड़ चुकी है इस सरकार में कि इस सरकार का विरोध करना है तो अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए विधवा विलाप करेंगे। मैं आपके माध्यम से पुनः स्थापित करता हूं, विष्णुदेव साय जी के सुशासन में, मोदी जी की गारंटी के तहत बनी इस सरकार में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो कुठाराघात हो रहा है वो अपनी गतिशीलता के साथ निरंतर चलता रहेगा। कुल मिलाकर कांग्रेस के सभी आरोप केंद्र सरकार और व्यापारी अडानी की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन क्या इस घोटाले का सच तमनार में कटे पेड़ों की टहनियों को रखकर ढका जा सकता है? पूरा दिन सियासत सिर्फ इस बात पर हंगामे में डूबी रही कि आखिर घोटालों के आरोपों से घिरी कांग्रेस पार्टी कैसे अपने आप को सही साबित करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार मामला कितना गंभीर और इस पे सियासत
कितनी जोरदार की जा रही है। आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। फिलहाल 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान जुड़े हैं, चौथे मेहमान भी हमसे जल्द जुड़ेंगे। पहले मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। कांग्रेस की ओर से धनंजय सिंह ठाकुर जी है, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका। बतौर राजनीतिक विश्लेषक सूबे के वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसदकर जी भी हमारे साथ। अनिल जी, आपका भी स्वागत है। बतौर वरिष्ठ अधिवक्ता जोगी कांग्रेस के बेहद खास नेता भगवानू नायक भी हमारे साथ है। भगवानू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी के भी प्रतिनिधि बहुत जल्द हमसे जुड़ेंगे, उन्हें भी चर्चा में शामिल करेंगे। अनिल जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी मायने क्या, जरा समझा दीजिए। देखिए, ये मामला कोई आज का है नहीं, पिछली सरकार से चला आ रहा है और इसमें कड़ी दर कड़ी देखे तो अगर पहले जो हाथ पहुंचे ईडी के तो कुछ उद्योगपतियों के पास गए, कुछ फिर अफसर गए, और फिर जब भूपेश बघेल की सरकार चली गई, विष्णुदेव साय की सरकार आई, उसके बाद फिर तार जुड़ते जुड़ते कवासी लखमा तक गए और अभी पिछले सप्ताह ही जो है 22 आबकारी अफसरों को सस्पेंड किया गया। बिल्कुल सर। उसके पहले भी जो है 17 जो अफसर तो उसमें से रिटायर हो चुके, उसमें 2 भगवान के पास भी चले गए। भगवान जाने उनका केस, अब भगवान लड़े कौन लड़े लेकिन ये मामला कोई आज का है नहीं और ये लगातार चले आ रहा है। और ईडी की कार्रवाई का तो सबको मालूम है कि वो जब तक वो मनी लॉन्ड्रिंग का है मामला, तो मनी ट्रेल पे जाती है, सिरे जुड़ते जुड़ते अब अगर आ रहे हैं, अगर इनके पास भूपेश बघेल के सुपुत्र चैतन्य के पास, तो आज उन्होंने रेड की और रेड करने के बाद, कार्रवाई करने के बाद यहाँ कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने भी देखा कि हाँ भाई ठीक है, पूछताछ के लिए ऐसा लगता है कि जरूरी है, तो 5 दिन की रिमांड पे दिया। देखिए, अगर इसको अगर हम देखें तो ये आज का मामला तो है नहीं, ठीक है ना। और फिर इसको राजनीतिक दृष्टि से ना देखते हुए जांच की कार्रवाई जो है जैसी चल रही है उससे देखें तो बहुत ज्यादा पता नहीं कितनी लंबी है जांच चलेगी। आप क्योंकि वरिष्ठ अधिवक्ता है, इस पूरे केस में आप एक पार्टी से, आप अधिवक्ता भी हैं, पैरवी भी आप कर रहे हैं, क्या इस तरह से गिरफ्तारियां आगे भी होगी? देखिए, ये पूरा मामला है वर्ष 2023 का है और इसमें ईडी ने सबसे पहले एफआईआर किया। इनकम टैक्स के माध्यम से जहां तक जानकारी मिली है, उन्होंने मामला दर्ज किया था। इसके बाद वर्ष 2024 पे एसीबी ने किया और कई गिरफ्तारियां इसमें हुई, कई अधिकारियों की गिरफ्तार हुई। और पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के बाद एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आज ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री चैतन्य बघेल जी की गिरफ्तारी की गई है। देखिए, ये तो ईडी का या जो संस्थाएं होती है, एजेंसी होती है, उनका ये अधिकार क्षेत्र होता है इन्वेस्टिगेशन करने का, गिरफ्तार करने का, कोर्ट में रिमांड लेने का, चालान प्रस्तुत करने का। लेकिन यहाँ पर एक जनमानस में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर विपक्ष के नेताओं को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है। ठीक है। और भी जो सत्ता दल से जुड़े जो है या सहयोगी दल है, उन पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती? विमल जी जुड़ गए हमारे साथ, भगवान जी में इसका जवाब। ठीक है, मैं जब विमल जी का रुख करता हूँ। डॉक्टर विमल चोपड़ा हमारे साथ जुड़े। विमल जी, बहुत स्वागत है आपका, आप थोड़ी सी देर से जुड़े, लेकिन जरा दर्शकों को समझाइएगा एक बार, और पैनल में बैठे मेहमानों को भी बताइएगा कि इस पूरे कार्रवाई को राजनीतिक चश्मे से क्यों ना देखा जाए, तब जब खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप अगर सरकार को बेनकाब करेंगे, सरकार के एजेंडे के विपरीत चलेंगे, तो इस तरह से कार्रवाइयां की जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, ये भी कहा गया कि भूपेश बघेल ना डरेंगे ना झुकेंगे। जरा समझा दीजिए आप। देखिए, राजनीतिक आधार पर यदि कार्रवाई ये हो रही है तो उनके पास कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है कि कोर्ट जाएं और कोर्ट में बता दें कि हमारे पास ये सबूत है, ये राजनीतिक आधार पर कार्रवाई हो रही है। कोर्ट जो है वो उल्टे सरकार पर कार्रवाई कर देगी। लेकिन ये तो तय है कि कांग्रेस शासन में शराब में भारी भ्रष्टाचार हुआ और इसको ईडी क्या मैं खुद सिद्ध कर सकता हूं, क्योंकि मैंने स्वयं देखा है कि आप देखेंगे कि कांग्रेस शासन में जब वेयर हाउस में जो सरकारी शराब जाती थी उसकी मात्रा देखेंगे तो आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितनी मात्रा जाती थी उससे 40% रह गई थी, यानी 60% के लगभग जो शराब जो है वो सीधे जो है बिना वेयर हाउस के, बिना सरकारी रिकॉर्ड के जो है
वो जा करके दुकानों में, सरकारी दुकानों में बिकती थी और उसका पैसा जो है ये कलेक्ट करके, जो लोग आज जेल में है ये कलेक्ट करके बांटते थे। इसमें कहीं कोई छुपी हुई बात नहीं है, कहीं कोई किसी को ये सिद्ध करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है कि इस प्रकार की गड़बड़ियां हुई। मैं ये बता रहा हूं कि ये गड़बड़ी हुई है और ये कोर्ट में सिद्ध होगी, और जिन लोगों को आज ईडी ने गिरफ्तार किया है ये लोग लंबे समय तक जेल में रहेंगे और इनको सजा होगी। और आप राजनीतिक आधार पे कह रहे हैं तो राजनीतिक आधार पे कांग्रेस विरोध भी कर रही है, विरोध करिए, आप जनता के बीच जाइए। यदि हमने राजनीतिक आधार पर ये कार्रवाई की होगी तो जनता भी जो है इसको समझेगी और जनता भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं ठीक देगी, है डॉक्टर आपका साहब, मैं साथ देगी। लौटूंगा आपके पास। लेकिन धनंजय ये- जी मौजूद है, मैं धनंजय जी से जवाब लेता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। आपने बेहद गंभीर टिप्पणी की कि साहब कहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े हो, आओ डॉक्टर विमल चोपड़ा के कोर्ट में, सब मैं साबित कर देता हूं कि 60 और 40 का रेशियो कैसा चल रहा था। खैर, शराब को लेकर आंदोलन और शराब की कहानी आपके साथ बहुत पुरानी है, मैं इस पर भी चर्चा करूंगा। मैं लौटूंगा डॉक्टर साहब आपके पास। मैं जब धनंजय जी का रुख करता हूं, धनंजय जी, दो बातें चोपड़ा जी ने बेहद गंभीरता से कही कि साहब अगर आपको लगता है कि राजनीतिक कार्रवाइयां हैं तो कोर्ट जाइए ना, कोर्ट के रास्ते तो खुले हैं, नंबर एक। नंबर दो, कह रहे हैं वो कि कोई जरूरत नहीं है, 60-40 का रेशियो चलता था, आप डिमांड एंड सप्लाई का रेशियो उठा लीजिए 2023 से पहले और 2024 के बाद आपको स्पष्ट हो जाएगा। बताइए जरा। देखिए, मुझे लगता है कि विमल चोपड़ा जी ने जो आंकड़े दिए हैं 40% का और 60% का, अपन इसी आंकड़े में भी डिस्कस करते हैं, साबित हो जाएगा कि शायद सरकार शराब में कितना भ्रष्टाचार कर रही है। इन्होंने कहा कि 40% शराब जो है सरकारी होता था और 60% शराब गैर सरकारी, इनके आरोप हैं। तो जब 40% शराब कांग्रेस सरकारें बिकती थी तो राजस्व आता था गवर्नमेंट को लगभग 10,000 करोड़ रुपए। आज ये 100% शराब बेच रहे हैं तो राजस्व आ रहा है 15,000 करोड़ रुपए के आसपास, शायद उसी के आसपास आंकड़ा है। तब ये तो सीधा सीधा प्रमाणित कर दिया कि विष्णुदेव साय की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितना भ्रष्टाचार इसमें कर रही है। तो आंकड़े 24,000 करोड़ से ऊपर जाना चाहिए। तो ये शायद विमल चोपड़ा जी बताए कि वो 8,000-9,000 करोड़ रुपए जो 100% शराब बेचने के बाद गवर्नमेंट को राजस्व मिल रहा है, उसको साय जी कहाँ भेजवा रहे हैं, इनको से जवाब देना चाहिए। पहली बात, झूठ बोलना या कुछ भी बोल देना, ये तो अपने सरकार पे उंगली उठा दिए ना, 40% और 60% के आरोप लगाकर। तो विमल चोपड़ा जी के बताना चाहिए, वो तो शराब के बहुत जानकार व्यक्ति हैं। तो इस बार चूंकि हमारे समय शराब के रेट में और आज के शराब के रेट में हर बोतल में लगभग, बोतल की बात कर रहा हूँ, 400 से 600 रुपए की दर ज्यादा है। तो उसको भी अगर देखा जाए तो 30,000 करोड़ रुपए होना चाहिए। तो विमल चोपड़ा जी बताए कि 15,000 करोड़ रुपए जो आपकी सरकार वसूल रही है वो पैसा कहाँ गया है, पहली बात। दूसरी बड़ी बात, ईडी जो है ना अवधेश जी, ईडी जो है पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टर कहलाती थी, उसका काम था मनी लॉन्ड्रिंग को पकड़ना। लेकिन नरेंद्र मोदी जी शपथ लेते हैं तो संवैधानिक संस्थाओं की स्थिति क्या किसी से छुपा नहीं है। अब ईडी जो है इवेंट डिजाइनर हो गई है। इवेंट डिजाइनर तो आप समझ गए होंगे, वो जैसे ही मोदी सरकार की या शायद सरकार के खिलाफ इनके जो कृत्य हैं, अगर जनता की आवाज कोई उठाएगा तो ईडी जो है इवेंट डिजाइनर बन करके विपक्षी नेताओं को पकड़ती है और सारे मुद्दे दिग्भ्रमित हो जाते हैं, उसमें हम चर्चा करते हैं। दूसरी बात, एक सेकंड दीजिएगा। जी जी बिल्कुल। तो ये तो स्पष्ट हो गया, क्योंकि 3 साल से आप जांच कर रहे हो, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने प्रदेश में आके झूठ बोला था। अब वो झूठ को सच साबित करना भाजपा के लिए चुनौती है। अरे आपने 21 अधिकारियों को तो सस्पेंड किया, उसके खिलाफ FIR क्यों नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आप जो आरोप लगा रहे हो 32,000 करोड़ का, 35,000 करोड़ का, 40,000 करोड़ का, अरे पैसा रखा कहाँ है? ठीक है, वो तो लाके बताओ, जनता जानना चाहती है। ठीक है धनंजय जी, मैं लौटूंगा। मैं जब अनिल जी का रुख करता हूं, अनिल जी, बीजेपी के तर्क है कि साहब अगर मामला राजनीतिक होता तो PCC चीफ दीपक बैज के यहाँ दबिश दी जाती, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के यहाँ दबिश दी जाती, पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे के यहाँ दबिश दी जाती, मोहम्मद अकबर के यहाँ दबिश दी जाती, शिव डहरिया के यहाँ दबिश दी जाती। इन तमाम नामों को छोड़ के बीजेपी कौन सी राजनीति कर रही है, ये उनका एक सवाल है गंभीर। क्या आपको लगता है कि बार बार कार्रवाइयां होनी, इस तरह से छापेमारी कार्रवाई होनी, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे की गिरफ्तारी होनी, क्या सच में राजनीतिक है या इसके पीछे कुछ बड़ा खेल है जिसकी बात बीजेपी कहती है गाए बगाए?
लेकिन अक्सर कार्रवाई जो है सिर्फ एक ये देखिए ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स मैटर है, ये कॉम्प्लेक्स केस है। ये सब केस की 2-3 जो है बड़े घोटाले सामने आए, सबके तार आपस में जुड़े हुए गुथे हुए, और देखेंगे आप बहुत ध्यान से तो सब में एक ही नाम आता है, किसी 2 मामले में एक नाम आता है, किसी 3 मामले में एक नाम आता है। रानू साहू समझ लीजिए, सौम्य चौरसिया समझ लीजिए, अनिल टुटेजा समझ लीजिए, ये सारे लोगों के नाम ये सब एक ही, उस समय जो सरकार को चलाने वाले यही लोग माने जाते थे, तो वही लोगों का नाम आएगा। अब रहा सवाल रविंद्र चौबे का, तो रविंद्र चौबे तो बेचारे बीमार है, और अगर कोई मामला ही नहीं आया सामने तो जबरदस्ती तो उनको सूली पे लटकाया नहीं जा सकता। हाँ, दूसरे ताकतवर मंत्री मोहम्मद अकबर थे, मोहम्मद अकबर के खिलाफ बहुत सारे मामले जो है अखबारों में छपे, तो उस पर अगर कार्रवाई भी होती तो समझ में आता है। लेकिन इसको हम राजनीतिक जो है वेंडेटा, पॉलिटिकल वेंडेटा इसलिए नहीं मान सकते, या राजनीतिक दुराग्रह इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि चरणदास महंत भी तो है, फिर चरणदास महंत भी तो नेता प्रतिपक्ष है, फिर दीपक बैज भी है। दीपक बैज भी आजकल, पहले जो दीपक बैज का मैं समझता हूँ जो ट्रांसफॉर्मेशन मैं देख रहा हूँ चुनाव के पहले के दीपक बैज और अभी के दीपक बैज में जमीन आसमान का फर्क है। आज दीपक बैज बहुत आक्रामक होकर सरकार को घेर रहे हैं। चरणदास महंत ने भी जो है पिछली बार जो पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी में कहा था कि लाठी लेके जाएंगे, उन्होंने साबित कर दिया सत्र में कि हम लाठी लेकर आए हैं। 5 दिन सरकार घिरी रही। आप इसको राजनीतिक नजरिए से ना देखें तो उलझा हुआ मामला है, लेकिन ठीक है, ईडी का कार्रवाई करने का तरीका अलग है, वो अपना कार्रवाई कर रही है। हाँ, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ये जरूर हुई कि एसीबी भी घुसी रही, इसमें आईटी भी घुसी रही, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट घुसे रहे, बहुत सारी एफआईआर हुई, बहुत सारे जो है लोग शामिल हुए, और सब एक दूसरे मामले, चाहे कोल का जो मामला घोटाले का या चावल घोटाले का, लेवी घोटाले का मामला हो, तो ये सब मिलकर थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर क्रिएट करते हैं। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि ये मामला इतने लंबे समय से चला आ रहा है, सारे मामले इतने लंबे से चले आ रहे हैं और बार बार उसमें कार्रवाई होती है और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते, तो एक जनता में जरूर परसेप्शन बनता है कि आखिर में बार बार यही नेता टारगेट में क्यों, भूपेश बघेल ही टारगेट में क्यों, ऐसा लगता है। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। धनंजय जी एक नए आंकड़े को लेके आ गए साहब, आप ही के आंकड़े पे उन्होंने काउंटर किया, 40-60 का आपने रेशियो दिया था, वो पूछने लगे हैं कि साहब वो 60% का मामला है कहाँ जा रहा है, जब वो भी एक लाइन में समझाइएगा, और दूसरे लाइन में जब ये भी बताइएगा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी से पॉलिटिकल आक्रोश कितना बढ़ेगा प्रदेश में। आप बेहद सीनियर राजनेता है, विधायक भी रह चुके हैं, संगठन सत्ता दोनों को बेहद करीब से जानते समझते हैं डॉक्टर साहब। देखिए, एक तो जो धनंजय सिंह ठाकुर जी ने कहा कि 60-40 का रेशियो, भारतीय जनता पार्टी के शासन के कागजात आप निकालिए ना। कांग्रेस शासन का कागज जो है मैंने निकाल के रखा है, मैंने देखा है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली थी कि कितना रेशियो में कितनी शराब पहले शराब दुकानों में जाती थी और बाद में कितनी जाती थे। और धनंजय सिंह ठाकुर जी को लग रहा है कि यहाँ भ्रष्टाचार है, तो सूचना का अधिकार का नियम है, आप लगाइए और बता दीजिए कि देखिए इतनी शराब जा रही है, इतनी नहीं जा रही है। लेकिन सिर्फ बोल देने से, कह देने से कोई चीजें नहीं होती। मैं आपको बता दूं, आप अखबार पढ़ेंगे उस समय का तो आपको ध्यान होगा, शिवरतन शर्मा जी ने 1 ट्रक शराब जो है भाटापारा में अवैध पकड़ी थी कांग्रेस शासन ने, उसको वो थाने ले गए, लेकिन सुबह तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और जो है उनको परेशान किया गया, क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं, शराब जो है ये ढेबर बंधुओं के नाम पे चल रही थी और ये कार्रवाई, और आज सरकार ने देख लीजिए कि अधिकारियों पे भी कार्रवाई की है। और अब यदि इनको लगता है कि ये कांग्रेस के नेताओं पे भारतीय जनता पार्टी कोई कार्रवाई से नहीं करे, ये बैठे रहे चुपचाप, ये खा करके जेब में रखे रहे पैसा, सरकार के शासन के खजाने को लूटते रहे, ये इसकी छूट इनको दे दी जाए। अरे आपके पास भी, अब इनको बोलूंगा कोर्ट जाइए तो ये कहेंगे कोर्ट भी जो है वो विश्वसनीय नहीं है, वो बिकी हुई है, ईडी बिका हुआ है, इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है, सब कुछ बिके हुए। ये किस प्रकार की बातें जो है ये कहना आप सिद्ध कीजिए कि आप जो है भ्रष्टाचार नहीं किए थे, आप सिद्ध कर दीजिए। लेकिन मैं तो आपसे कांग्रेस शासन के कागज मैंने निकाल के रखे। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि साहब कोर्ट के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, आरटीआई में नियम सबके लिए बने हुए हैं, आप दूसरे रास्ते से भी आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर साहब मैं लौटूंगा आपके पास, मैं जब भगवानू जी का रुख करता हूँ मैं धनंजय जी के पास आऊंगा। भगवानू जी, किसी भी केस में क्योंकि आप विधि विशेषज्ञ हैं,
जरा समझाइएगा कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जब इतना होगा, इतना आक्रोश कोर्ट परिसर में दिखेगा, सड़क पे दिखेगा, जांच एजेंसी के दफ्तर के सामने दिखेगा, तो उसका जांच पे क्या असर होगा, बताइए जरा। देखिए, जहां पर अगर किसी को लगता है कि कार्रवाई गलत हो रही है, गिरफ्तारी गलत हो रही है, तो वहां पर कई बार ऐसे राजनीतिक दलों के द्वारा विरोध भी किया जाता है। हालांकि ये तो ईडी का या जो एजेंसी है उसका कर्तव्य है कि वो इन्वेस्टिगेशन करेगी और फेयर तरीके से करना चाहिए, उसमें इंटरफेयर करने का भी किसी को अधिकार नहीं है। एजेंसी के जो इन्वेस्टिगेशन में न तो वकील हस्तक्षेप कर सकता है, न कोर्ट कर सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठ रहा है कि आखिर जैसे कि माननीय भूपेश बघेल जी ने भी एक आरोप लगाया कि मेरे जन्मदिन पर पहले कार्रवाई हुई, आज मेरे बेटे के जन्मदिन पर कार्रवाई हुई, और हमारे जो विधि शास्त्र का जो सुस्थापित जो एक सिद्धांत है कि 100 में से 99 भले दोषी छूट जाए, लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। एक चर्चा का विषय आज कहीं ना कहीं है, और ईडी के द्वारा लगातार जो कार्रवाई की जा रही है, अभी तक देखिए इसमें चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है, इसमें ट्रायल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग, ये ऐसा बार बार जो है एजेंसी के द्वारा कहा जाता है। तो ये आखिर अनंत काल तक कैसे चलेगा? कोई भी प्रकार का एक अंत होना चाहिए। बिल्कुल धनंजय जी, इस बात पे जरा फोकस करिएगा कि पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे के गिरफ्तारी का जिस सवाल का जवाब मैं चोपड़ा जी साहब से चाह रहा था, उसका असर कांग्रेस की राजनीति में क्या होगा, मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे क्योंकि आज सदन के सत्र का 5वां और अंतिम दिन था। ईडी ने जो कार्रवाई की उसका विरोध करते हुए पूरा प्रतिपक्ष जो है दिन भर की कार्रवाई का बहिष्कार करके सड़क पे उतर गई। इसका असर क्या होगा, मैं ये जानना चाहता हूं। देखिए अवधेश जी, मैंने पहले जो बात कही ना आपसे कि इवेंट डिजाइनर बन चुकी है ईडी भारतीय जनता पार्टी का, उसका बहुत बड़ा कारण बताऊंगा। आपको याद है नरेंद्र मोदी जी ने अपने मित्र अडानी को तमनार के जंगल को काटने के लिए दे दिया, बस्तर से लेकर सरगुजा तक के जो खनिज संपदा है उसको लूटने की छूट दे दी है। आप देखें ना, हसदेव के जंगलों का जब आदिवासियों ने विरोध किया तो शायद सरकार ने उनका लहू बहाने काम किया, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया, किसी का सिर फोड़ दिए। ये कैसी सरकार है? प्रदेश की जनता अपने जंगल की रक्षा करने के लिए आ रही है, और आप अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए उन आदिवासी को जो जंगल प्रकृति के प्रेमी है उनके हाथ पर तोड़ रहे, लोग बाहर हैं। तमनार में जिस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई है, वहां पे तो देखेंगे पूरे अंग्रेजों की हुकूमत की तरह जो फोर्स को लगा दिया गया, हर घर में फोर्स खड़ा हुआ है। महिलाएं अगर टॉयलेट जाती हैं तो उसके साथ फोर्स जाता है, मतलब इतना भय क्यों है? और भूपेश बघेल जी और दीपक बैज जी दोनों जगह गए विरोध करने के लिए कि जंगलों कटाई नहीं होना चाहिए। इससे भाजपा घबराई हुई है क्योंकि अडानी के प्रेम में जो भाजपा देश और प्रदेश को बर्बाद करने में लगी है। और आज तमनार के विषय पर सदन में चर्चा होनी थी तो मालिक का आदेश आया तो इवेंट डिजाइनर छत्तीसगढ़ पहुंच गया, तमनार का मामला चैनलों से हट गया, जनता के दिमाग से हट गया, हसदेव और के जंगल की कटाई पे लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, और आज नया ये एजेंडा हो गया। तो इवेंट डिजाइनर जो बोला ना, इसीलिए जब जब आपराधिक कृत्य भारतीय जनता पार्टी सरकार करेगी, जो आपराधिक कृत्य इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जनता के उसके खिलाफ है, इसलिए उसे आपराधिक कृत्य कर रहा हूँ। तब तक इवेंट डिजाइनर आएंगे और कांग्रेस सहित चाहे राजपा के नेता हो, शिवसेना के नेता हो या कोई भी विपक्षी दल के नेता हो, उनके खिलाफ इस प्रकार से कूट रचना करी जाएगी जिसका ना तो सिर होगा ना पैर होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, जरा संक्षेप में जवाब दीजिएगा कि कांग्रेस हर बार इस बात की दलील देती है कि साहब ये कार्रवाइयां केवल विपक्षी दल के लोगों पे क्यों, इसका संक्षेप में जवाब दीजिए एक बार डॉक्टर साहब। नहीं, देखिए 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने बहुत सारे आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी पे। क्या एक का आरोप सिद्ध कर सकी? एक भी व्यक्ति को वो कोर्ट के दरवाजे तक ले जा पाई नहीं। अब दूसरे देखिए, पिछले महीने कवासी लखमा जी की गिरफ्तारी है, उनके लिए कांग्रेस ने हल्ला क्यों नहीं किया? इनके लिए कवासी लखमा छोटा है, भूपेश बघेल का बेटा बड़ा है इनके लिए। कवासी लखमा कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े नेता हैं लेकिन उनके लिए हल्ला नहीं मचाएंगे। आज तमनार पे चर्चा होने वाली थी विधानसभा, तो छोड़ के भागे, ये चर्चा करनी थी। उनके लिए भूपेश बघेल का बेटा बड़ा है, उनके लिए तमनार के जंगल बड़े नहीं है। और ये काटने की अनुमति कब मिली थी? आप कागज उठा के देख लीजिए, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने ये अनुमति दी थी कि ये जंगल काटे जाए। ये सिर्फ अडानी अंबानी चिल्लाते रहते हैं और अपने शासन में इन्होंने अडानी को, अंबानी को, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर साहब, समय का अभाव में लौटूंगा मैं। एक बार अनिल जी का रुख करता हुए धनंजय जी आपके पास आऊंगा। अनिल जी, बहुत साधारण सा सवाल मेरे मन में है, जरा जवाब दीजिएगा कि क्या भविष्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी
तो कोई मुख्यमंत्री बनने से घबराएगा कि नहीं घबराएगा? इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि राज्य के 25 साल के इतिहास में 2 मुख्यमंत्री हुए कांग्रेस के, दोनों के बेटे को जेल जानी पड़ी। देखिए, भूपेश बघेल का बेटा और पूर्व मुख्यमंत्री जो थे अजीत जोगी के जो सुपुत्र थे अमित जोगी, ये दोनों के मामले बहुत अलग है। दोनों को एक साथ हम क्लब नहीं कर सकते, ना कंपेयर कर सकते। भगवान नायक नाराज हो जाएंगे। तो आप अपने बात रखने में स्वतंत्र हैं। नहीं, एक बात बोलो, दोनों के मामले अलग थे। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जिस तरह से जो अभी हाल के दिनों में राजनीति बदली है, देखिए ऐसा माहौल सिर्फ एक समय देखने में आया था जब इमरजेंसी लगी थी। इमरजेंसी के दौरान सारे नेता जो थे विरोध के, सारे अंदर चले गए थे, सारे लोगों को जेल भेज दिया गया था। उसके बाद जब जनता पार्टी की सरकार आई थी, तब उन्होंने भी राजनारायण जो थे, जिनको राजनीतिक मस्करा भी कहा गया, जिन्होंने इंदिरा गांधी को हराया था, उन्होंने इंदिरा गांधी को जेल में डाल दिया था। लेकिन हुआ क्या, इंदिरा गांधी पलट के आई, चुनाव जीती और सरकार उनकी बनी। सर्वाधिक सीट लेके। तो ये आप ये मत समझिए कि किसी को जेल में भेज देने से कोई किसी पार्टी का। ठीक है अनिल जी, समय का अभाव है। धनंजय जी माफी चाहता हूं, मैं समय नहीं दे पाया आपको। आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। धनंजय जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका शुक्रिया, भगवानू जी आपका शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के कार्रवाई राजनीतिक हो या कानूनी, वक्त तय कर देगा कि कौन कितने पानी में है और कौन सच्चा कौन झूठा। लेकिन फिलहाल इस कार्रवाई से प्रदेश की राजनीति में जो भूचाल आया हुआ है, ये कब और कहां जाके थमेगा, इसका इंतजार प्रदेश के तमाम राजनीतिक जानने वाले लोगों को है। और इसका आगामी असर क्या होगा, इस पे भी सबकी निगाहें बनी हुई है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।